नमस्कार दोस्तों, एडुटेरिया करंट अफेयर्स के 18 प्रैक्टिस सेटों के 7वें प्रैक्टिस सेट में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं में करंट अफेयर्स की बहुत ही बड़ी भूमिका होती है। इसी संदर्भ में हम एडुटेरिया के वार्षिकी 2025 को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। यह पुस्तक राज्य लोक सेवाओं के साथ साथ यूपीएसआई, बिहार एसआई, बीएसएससी, बीपीएससी, टीआरई 4 जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। इस प्रैक्टिस सेट में कुल 50 प्रश्न हैं और इन प्रैक्टिस सेटों के 50 प्रश्नों को बहुत ही बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन इससे पहले अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। तो चलिए आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न देखते हैं। नमामि गंगे कार्यक्रम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा सत्य कथन का चयन करें। इस कार्यक्रम को 42,500 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ मार्च 2028 तक बढ़ाया गया है। इस कथन को देखें तो 42,500 करोड़ का जो कुल परिव्यय है यह डेटा सही है, लेकिन इसे मार्च 2028 नहीं बल्कि 2026 तक बढ़ाया गया है, इसलिए यह कथन जो है गलत है। ठीक है। अगला कथन है कि गंगा नदी तथा उसकी सहायक नदियों के सर्वेक्षण के लिए या संरक्षण के लिए वर्ष 2014 में इसकी शुरुआत की गई थी, यह कथन सही है। तीसरा कथन है कि फोकस क्षेत्र सीवेज उपचार, जैव विविधता, नदी की सतह की सफाई, वनारोपण और जन जागरूकता इसका फोकस क्षेत्र रहा है, तो यह कथन भी सही है। तो विकल्प 2 और 3 सही, कथन 2 और 3 सही है, इसलिए विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगर बात करें नमामि गंगे कार्यक्रम की, तो यह एक एकीकृत संरक्षण मिशन है जिसे जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा 20,000 करोड़ रुपए के बजटीय परिव्यय के साथ फ्लैगशिप कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय नदी गंगा के प्रदूषण में प्रभावी कमी, संरक्षण और पुनरुद्धार के लिए दोहरे उद्देश्य को पूरा करना है। वर्तमान में इसे 22,500 करोड़ रुपए के साथ मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है। तो जब इसकी शुरुआत की गई थी, जून 2014 में जब इसकी शुरुआत की गई थी, तब इसमें 20,000 करोड़ रुपए का बजट था। ठीक है। और वर्तमान में 22,500 करोड़ रुपए का और बजट के साथ इसे मार्च 2028 तक बढ़ा दिया गया है। तो कुल राशि जो है वो 42,500 करोड़ रुपए की हो गई है। तो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें असत्य कथन का चयन करना है। तो विकल्प ए जो है इसमें सही नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच को समाप्त करने के लिए 2 अक्टूबर 2015 को शुरू किया गया था। गलत है, 2014 में ये अभियान जो है शुरू किया गया था। तो विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा असत्य कथन का चयन करें। इसका लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट, ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, टाउनशिप और एक बिजली संयंत्र का निर्माण करना है, यह कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि यह पाक जलडमरू मध्य के निकट है जो एक प्रमुख शिपिंग मार्ग है, यह कथन गलत है। तीसरा कथन है इसे हिंद महासागर और पनामा नहर के साथ महत्वपूर्ण वैश्विक व्यापार मार्गों से जोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है, यह कथन भी गलत है। इस प्रकार से विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। केवल कथन 2 और 3 असत्य हैं। यह कथन असत्य कैसे हैं? तो यह पाक जलडमरू मध्य के निकट नहीं है, यह मलक्का जलडमरू के निकट है, तो इसलिए विकल्प 2 जो है वो गलत है। इसके अलावा इसे हिंद महासागर और पनामा नहर, हिंद महासागर तो रहेगा ही लेकिन पनामा नहर के साथ नहीं बल्कि प्रशांत महासागर से जोड़ने का एक प्रमुख जल मार्ग के रूप में इसे देखा जा रहा है, इसलिए विकल्प 3 जो कथन 3 जो है ये गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का पहला बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह मोहाली में स्थापित किया गया है, विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के वर्गीकरण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा असत्य कथन का चयन करें। सूक्ष्म उद्यम का निवेश है 2.5 करोड़ और टर्नओवर इसका रखा गया 20 करोड़, यह कथन गलत है। अगला कथन है कि लघु उद्यम में निवेश की जो राशि है 25 करोड़ रखी गई है और इसके टर्नओवर के लिए 125 करोड़ का राशि का नियम रखा गया, तो ये कथन भी गलत है। तीसरा कथन है कि मध्यम उद्यम निवेश में 125 करोड़ की राशि और टर्नओवर इसका 500 करोड़ होना चाहिए, तो यह कथन सही है। और इसमें पूछा जा रहा है असत्य कथन, तो कथन 1 और 2 गलत है। तो 1 और 2 के साथ विकल्प हम ए के साथ जा सकते हैं। कथन 1 और 2 कैसे गलत है? तो सूक्ष्म उद्यम निवेश में 2.5 करोड़ की जो राशि है ये तो सही है, लेकिन टर्नओवर इसका 20 करोड़ नहीं बल्कि 10 करोड़ रखा गया है। लघु उद्यम में बात करें तो निवेश इसका 25 करोड़ का होना चाहिए, लेकिन टर्नओवर 125 करोड़ नहीं बल्कि 100 करोड़ होना चाहिए। ठीक है। तो सूक्ष्म उद्यम में टर्नओवर 10 करोड़ का और लघु उद्यम में टर्नओवर 100 करोड़ का होना चाहिए, तो विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, देश के पहले वर्ल्ड पीस सेंटर का उद्घाटन यानी वर्ल्ड पीस सेंटर यानी विश्व शांति सेंटर का उद्घाटन, केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह गुरुग्राम में किया गया, विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, देश का पहला राज्य जिसने हस्तलिखित बजट प्रस्तुत किया है छत्तीसगढ़ है, विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। छत्तीसगढ़ ने अपना देश का पहला राज्य बन गया है जो कि हस्तलिखित बजट प्रस्तुत किया है। अगला प्रश्न है कि भारत के क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है?
तो हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने भारत की स्वदेशी क्वांटम क्षमताओं को आगे बढ़ाने के लिए क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है। यह कथन बिल्कुल सत्य है और सत्य कथन का ही चयन करना है, तो विकल्प ए जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। कथन 2 को देख लेते हैं। भारत सरकार ने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को वर्ष 2022 में स्वीकृति दी तथा इसकी अवधि 2023-24 से 2030-31 तक रखी है। देखिए, ये जो स्वीकृति दिया गया ना 2022 में नहीं दिया गया है, बल्कि 19 अप्रैल 2023 को यह स्वीकृति दी गई थी, तो इसी की वजह से यह विकल्प बी जो है गलत है। तो भारत सरकार ने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन की स्वीकृति 19 अप्रैल 2023 को दी थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश की महिलाओं ने लेट्स स्टडी नामक अभियान शुरू किया? तो यह अफगानिस्तान की महिलाओं के द्वारा लेट्स स्टडी अभियान शुरू किया गया। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा उपयुक्त में से कौन सा कथन है इसका चयन करें। भारत वास्तविक जीडीपी के आधार पर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, यह कथन गलत है। दूसरा कथन है कि IMF के अनुमान के अनुसार भारत 2028 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी, कथन सही है। यानी विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। केवल कथन 2 सत्य है। कथन 1 गलत क्यों है? क्योंकि भारत वास्तविक जीडीपी के आधार पर नहीं, भारत नॉमिनल जीडीपी के आधार पर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, इसलिए कथन 1 जो है वो गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति नेटुम्बो नंदी नदैत्वा बनी है? किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति नेटुम्बो नंदी नदैत्वा बनी है? तो ये नमीबिया देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, जिनका नाम है नेटुम्बो नंदी नदैत्वा। अगर बात करें नमीबिया की राजधानी की, तो इसकी राजधानी विंडहॉक है। नमीबिया की राजधानी विंडहॉक है और यहाँ की मुद्रा नमीबियाई डॉलर है। तो विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने चंद्रयान 5 मिशन को मंजूरी दी, इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा सत्य कथन का चयन करें। पहला कथन है मिशन में 250 किलोग्राम का रोवर ले जाने की तैयारी है, कथन बिल्कुल सत्य है। दूसरा कथन है भारत और जापान ने संयुक्त रूप से चंद्रयान 5 जिसे ल्यूपेक्स के नाम से जाना जा रहा है, इस मिशन की योजना बनाई है, यह कथन भी सत्य है। तीसरा कथन है इसका उद्देश्य चंद्रमा के सतह और उप सतह का अध्ययन कर चंद्रमा पर पानी और बर्फ के भंडार का पता लगाना है। यह तीनों कथन पूर्ण रूप से सत्य है, तो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा इस मिशन की और कुछ बारीकियों को देखें तो इस मिशन को वर्ष 2027 से 28 में जापान के H3 रॉकेट से प्रक्षेपित किया जाएगा। इसके साथ ही हम आपको ये भी बताते चले कि जापान की अंतरिक्ष एजेंसी को जाक्सा कहा जाता है, JAXA जाक्सा, जापान की अंतरिक्ष एजेंसी को जाक्सा कहा जाता है। इसके अलावा मिशन चंद्रयान 1 की बात करें तो मिशन चंद्रयान 1 को जब लॉन्च किया गया था 22 अक्टूबर 2008 को, इसको यानी मिशन चंद्रयान 1 को किस प्रक्षेपण यान के द्वारा लॉन्च किया गया था? तो उसका नाम है PSLV XLC-11 के द्वारा मिशन चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया था। उस समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तो जी माधवन नायर जी उसमें इसरो के अध्यक्ष थे। वहीं पर चंद्रयान 2 की बात करें तो 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था। GSLV M3 के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था और इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर के शिवन थे। वहीं पर चंद्रयान 3 की बात करें तो इसे 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था और इसे लॉन्च किया गया था LV-M3-M4 नामक लॉन्च व्हीकल से, रॉकेट से लॉन्च किया गया था और उस समय इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथ थे। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष की बात करें तो इनका नाम है डॉक्टर वी नारायण। ये 11वें नंबर के इसरो के अध्यक्ष हैं। इसके साथ ही इन्हें अंतरिक्ष विभाग का सचिव और अंतरिक्ष आयोग का अध्यक्ष भी बनाया गया है। किनको बनाया गया है? तो डॉक्टर वी नारायण जी को बनाया गया है, जो वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी। अगला प्रश्न देखते हैं। स्पेसएक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान से लौटने वाले अंतरिक्ष यात्री इनमें से कौन है? तो इनमें से ये सुनीता विलियम्स हैं, वुच विलमोर और निक हेग हैं। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। एक्चुअली ये जो भी अंतरिक्ष यात्री हैं ये ISS पे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे 9 दिन के कार्यक्रम के लिए गए थे। वहाँ पे कोई कार्य था जिसके लिए इनकी कुल जो वर्क ड्यूरेशन था वो 9 डेज़ का था, लेकिन कुछ तकनीकी खराबी हो जाने की वजह से इनका कार्यकाल जो है वो लगभग 9 महीने तक बढ़ गया था, जिसकी वजह से ये लोग चर्चा में कुछ ज़्यादा ही हो गए थे, चर्चा में आए थे। तो विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि मशहूर मूर्तिकार राम सुतार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा असत्य कथन का चयन करें। उन्हें हाल ही में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, कथन बिल्कुल सत्य है। राम सुतार ने गुजरात में प्रतिष्ठित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को डिजाइन किया, यह कथन भी सत्य है। तथा राम सुतार 100 वर्ष के भारतीय मूर्तिकार हैं, यह कथन भी सही है। तो विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई असत्य नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा असत्य कथन का चयन करें। सबसे प्रदूषित देश कौन है? चाण है। यह
कथन सत्य है। भारत को चौथा स्थान मिला, यह कथन गलत है। ढाका विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी बनी है, यह कथन भी गलत है। मेघालय का बर्निहाट दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित हुआ, यह कथन सही है। इस प्रकार से विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। केवल कथन 2 और 3 गलत हैं। ये गलत कैसे हैं? तो भारत का स्थान इसमें चौथा नहीं है बल्कि 5वां है, और ढाका नहीं बल्कि न्यू दिल्ली विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी बनी है। इसके अलावा अगर हम विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट की बात करें तो दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में टॉप 10 की बात करें तो उसमें भारत के 6 शहर टॉप 10 में नामांकित हैं। उसमें से एक आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बर्निहाट जो है ये दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित हुआ है। ठीक है, तो विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय लंबी दूरी के धावक को प्रतिबंधित पदार्थ ऑक्सीड्रोलोन के लिए सकारात्मक परीक्षण के बाद विश्व एथलेटिक्स की एथलीट इंटीग्रिटी यूनिट द्वारा 4 साल के लिए प्रतिबंध कर दिया गया है? तो अर्चना जादव को 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। पुरुष और महिला कबड्डी विश्व कप इंग्लैंड में जो आयोजित हुआ था 2025 का, इसके विजेता कौन देश बना है? पुरुष और महिला कबड्डी विश्व कप 2025 जिसका आयोजन इंग्लैंड में हुआ था, इसके विजेता कौन देश बना है? तो इसका विजेता भारत बना है। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है अभ्यास खंजर का 12वां संस्करण भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया गया था? तो यह भारत और किर्गिस्तान के बीच में इसका आयोजन किया गया था। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। वहीं पे भारत और कजाकिस्तान के बीच की बात करें तो भारत और कजाकिस्तान के बीच काजिंद थल सेना का सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है, और पिछली बार सितंबर 2023 में इसका जो अभ्यास है वो उत्तराखंड में किया गया था। तो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं भारत की नदियों में कुल 6327 डॉल्फिन पाई गई है। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा सत्य असत्य कथन का चयन करें। ठीक है, यह राष्ट्रीय वन्य जीव संस्था द्वारा देश की पहली नदी डॉल्फिन संख्या की अनुमानित रिपोर्ट है, यह कथन सत्य है। सबसे ज़्यादा संख्या बिहार में 2397 है, यह कथन गलत है। तीसरा कथन है कि दूसरी सबसे ज़्यादा संख्या उत्तर प्रदेश में 2220 है, यह कथन भी गलत है। तो इस प्रकार से विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। केवल कथन 2 और 3 असत्य हैं। ये दोनों कथन असत्य कैसे हैं? तो दूसरा जो कथन है सबसे ज़्यादा संख्या जो है डॉल्फिन की बिहार में नहीं उत्तर प्रदेश में 2397 है, वहीं दूसरी सबसे ज़्यादा जनसंख्या बिहार में है जिसकी संख्या 2220 है, इसलिए कथन 2 और 3 गलत थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र में सागर भवन और ध्रुव भवन का उद्घाटन कहाँ किया? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र में सागर भवन और ध्रुव भवन का उद्घाटन कहाँ किया? तो यह गोवा में इसका उद्घाटन किया गया है। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि किस फुटबॉल खिलाड़ी को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है? डेविड बेकहम को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है। यह नाइटहुड की उपाधि है जिसे रविंद्रनाथ टैगोर ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद से रिटर्न कर दिया था, लौटा दिया था। तो नाइटहुड की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? डेविड बेकहम को। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हस्ताक्षरित टेक इट डाउन एक्ट किससे संबंधित है? तो यह AI जनरेटेड डीप फेक सामग्री के नियंत्रण से संबंधित है। विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि प्रथम सागरमाथा संवाद कहाँ आयोजित किया गया है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए कि प्रथम सागरमाथा संवाद कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह नेपाल में आयोजित किया गया। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में उत्तर भारत का पहला सेमीकंडक्टर विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने की मंजूरी दी गई है? तो यह उत्तर प्रदेश राज्य में इसको स्थापित करने की मंजूरी दी गई है। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम राज्य कौन है जिसने विधानसभा कार्यवाही का प्रसारण सांकेतिक भाषा में किया है? तो यह पंजाब राज्य है जिसने कि विधानसभा की कार्यवाहियों को सांकेतिक भाषा में प्रसारण करने का निर्णय लिया है। विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि मैथिली भाषा के लिए कविता संग्रह बनारस आ हम के लिए किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो यह नेहा झा जी को सम्मानित किया गया। विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर है। मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 नेहा झा को दिया गया है। इसके लिए इनकी क्या रचना है? तो बनारस आ हम, यह एक कविता संग्रह है, उसके लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। वहीं पर हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार सुशील कुमार शुक्ल को दिया गया है 1/12 के लिए, जो कि इनकी लघु कथाओं का एक संग्रह है। वहीं पर अगर बात करें हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार ये पार्वती तिर्की जी को दिया गया है, कविता संग्रह फिर उगना के लिए दिया गया है। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 बानू मुश्ताक को दिया गया है, रचना है हार्ट लैम्प। ठीक है, इसकी अनुवादक है दीपा भस्ती। वहीं पर बुकर पुरस्कार 2024 का अवार्ड सामंथा हार्वे जो कि एक ब्रिटिश लेखिका है, उनकी रचना ऑर्बिटल के लिए दिया गया था। तो विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि हालिया संदर्भों में चर्चित शब्द 3R किससे संबंधित है? तो यह सर्कुलर इकोनॉमिक्स से संबंधित है। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स
समिट 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? प्रश्न एक बार फिर से सुनिए, राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो अपने प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया। विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि कभी कभी समाचारों में देखी जाने वाली STEM का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है शिक्षा से। STEM अर्थात S फॉर साइंस, T फॉर टेक्नोलॉजी, E फॉर इंजीनियरिंग एंड M फॉर मैथमेटिक्स से ये संबंधित है। तो विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि हैदराबाद के नीलोफर अस्पताल में लॉन्च किए गए देश के पहले AI संचालित उपकरण का नाम क्या है जो बिना सुई के रक्त परीक्षण करता है? प्रश्न एक बार फिर से सुनिए, हैदराबाद के नीलोफर अस्पताल में लॉन्च किए गए देश के पहले AI संचालित उपकरण का नाम क्या है जो बिना सुई के रक्त परीक्षण करता है? तो इसका नाम है अमृत स्वास्थ्य भारत। विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है, अमृत स्वस्थ भारत। अगला प्रश्न देखते हैं, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत की शुरुआत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा की गई है? तो यह पंजाब राज्य के द्वारा किया गया है। विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2020 से 2024 के दौरान कुल वैश्विक हथियार आयात में भारत की हिस्सेदारी कितनी रही है? प्रश्न एक बार फिर से सुनिए, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी की हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2020 से 24 के दौरान कुल वैश्विक हथियार आयात में भारत की हिस्सेदारी कितनी रही है? तो 8.3% भारत की हिस्सेदारी रही है। विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। सिपरी के रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बना है। यूक्रेन के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश बना है। ठीक है, आयातक बना है। और ये लेता किससे हथियारों को? तो सबसे पहले ये हथियारों को आयात करने में सबसे पहले देखिएगा तो रूस है। रूस से भारत सबसे ज़्यादा हथियार लेता है, उसके बाद फ्रांस से सबसे ज़्यादा हथियार लेता है। वहीं पर USA की बात करें तो अमेरिका पूरे विश्व में सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश बना है। ठीक है, तो विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने अपने टीकाकरण कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल इन्हांसमेंट राइज ऐप लॉन्च किया? तो यह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा राइज ऐप लॉन्च किया गया है। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने स्वर्गीय रतन टाटा के सम्मान में सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स लॉजिस्टिक पार्क क्षेत्र का नाम रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी रखा है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए कि किस राज्य सरकार ने स्वर्गीय रतन टाटा के सम्मान में सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स लॉजिस्टिक पार्क क्षेत्र का नाम रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी रखा है? तो यह असम राज्य सरकार के द्वारा नाम रखा गया है। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2024-25 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अंतर्वाह से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा उपयुक्त में से कौन से कथन गलत है इसका चयन करना है, गलत कथन का चयन करना है। तो वर्ष 2024-25 में भारत में FDI का अंतर्वाह वर्ष 2023-24 की तुलना में 14% वृद्धि को दर्शाता है। यह कथन सत्य है। सबसे अधिक FDI भारत को मलेशिया से प्राप्त हुआ है, यह कथन गलत है। और सबसे अधिक FDI सर्विस सेक्टर में 19% प्राप्त हुआ, यह कथन भी सही है। तीसरा नंबर कथन कह रहा है कि सबसे अधिक जो FDI है वो सर्विस सेक्टर को प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसलिए यह कथन सही है। चौथा कथन है कि राज्यों में सबसे अधिक FDI दिल्ली को प्राप्त हुआ, यह कथन गलत है। इस प्रकार से देखेंगे कि कथन 2 और 4 गलत है, तो विकल्प सी है हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। कथन 2 गलत क्यों है? सबसे अधिक FDI जो है वो मलेशिया से नहीं सिंगापुर से प्राप्त हुआ है और लगभग पिछले 7 सालों से सबसे ज़्यादा जो FDI प्राप्त होता है भारत को वो सिंगापुर से प्राप्त होते आ रहा है। और राज्यों में सबसे अधिक FDI दिल्ली को नहीं बल्कि महाराष्ट्र को सबसे ज़्यादा FDI प्राप्त हुआ है, उसके बाद कर्नाटक है, फिर गुजरात है, फिर दिल्ली है, उसके बाद तमिलनाडु है। तो राज्यों में सबसे अधिक FDI महाराष्ट्र को, कर्नाटक, गुजरात, दिल्ली और तमिलनाडु को प्राप्त हुआ है। तो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस खाड़ी देश ने टूरिज्म पहल की शुरुआत की है? तो सऊदी अरब ने टूरिज्म पहल की शुरुआत की है। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारत के जैव औद्योगिक क्षेत्र के विकास के अंतर्गत किस वर्ष तक भारत की जैव अर्थव्यवस्था 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का लक्ष्य है? तो ये वर्ष 2030 तक 300 बिलियन डॉलर तक अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का इसका लक्ष्य रखा गया है। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि प्रायः समाचार पत्रों में चर्चित नागोर्नो करबाख क्षेत्र किस देश से या किस देश में स्थित एक स्वायत्त क्षेत्र है? तो ये अजरबैजान में स्थित एक स्वायत्त क्षेत्र है। अगर बात करें नागोर्नो कराबाख क्षेत्र की तो यह अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच एक लंबे समय से चले आ रहे क्षेत्रीय संघर्ष का कारण ये चर्चा में रहता है। यह संघर्ष मुख्य रूप से भूभाग पर आधिपत्य को लेकर है, जहाँ जातीय अर्मेनियाई बहुसंख्यक हैं। अर्मेनियाई जो जनजाति है या जो अर्मेनियाई जाति के लोग हैं वो बहुसंख्यक है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे अजरबैजान का हिस्सा माना जाता है। वर्ष 2020 तथा वर्ष 2023 में हुए युद्धों के बाद अजरबैजान ने
इस क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया, जिससे वहाँ पर बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान किए गए। जातीय बेदखली देखने को मिला और विस्थापन की खबरें सामने आती रहती है। इसलिए विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है नगोर्नो बरखान क्षेत्र है, ये मुख्य रूप से अजरबैजान का एक स्वायत्त क्षेत्र है। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के वर्गीकरण मानदंडों में संशोधन किया गया है। संशोधित वर्गीकरण के अनुसार लघु उद्यमों की निवेश और टर्नओवर सीमा कितनी है? तो यह लघु उद्यम जो है इनके निवेश की सीमा 25 करोड़ है और इनके टर्नओवर की सीमा 100 करोड़ निर्धारित की गई है। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में संसद द्वारा पारित बैंकिंग कानून अधिनियम 2024 के तहत बैंक खाताधारकों को अधिकतम कितने नॉमिनी रखने की अनुमति दी गई है? यहाँ पे बात किया गया अधिकतम नॉमिनी रखने की, तो अधिक से अधिक आप 4 नॉमिनी रख सकते हैं। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि 7 से 8 मार्च 2025 को बिहार के पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में प्रथम शौर्य वेदनाम उत्सव का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य भारतीय सशस्त्र बलों की सैन्य क्षमता का प्रदर्शन कर युवाओं को इनमें शामिल करने हेतु प्रेरित कर रहा था। तो विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि 7 से 9 मई 2025 तक गृह मंत्रालय द्वारा देश के कितने संवेदनशील जिलों में नागरिक सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया गया? प्रश्न एक बार फिर से सुनिए कि 7 से 9 मई 2025 तक गृह मंत्रालय द्वारा देश के कितने संवेदनशील जिलों में नागरिक सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया गया था? तो 244 जिलों में नागरिक सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया गया था। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ और किस देश के सहयोग से स्थापित किया जाएगा? तो यह नई दिल्ली में फ्रांस की सहायता से स्थापित किया जाएगा। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है पर्पल फेस्ट 2025 निम्नलिखित में से किस एक समूह से संबंधित है? तो यह मुख्य रूप से दिव्यांगजनों के समूह से संबंधित है। विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। बात करें ये चर्चा में क्यों है, पर्पल फेस्ट फेस्टिवल जो है या पर्पल फेस्ट 2025 चर्चा में क्यों है? तो राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में 21 मार्च 2025 को एक दिवसीय पर्पल फेस्ट का आयोजन किया गया था। यह महोत्सव दिव्यांगजनों की प्रतिभा, उपलब्धियों और आकांक्षाओं का जश्न मनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। इसकी अध्यक्षता जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। बात करें कि इस पर्पल फेस्ट जो है इसका आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया था? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या है? तो समाज में दिव्यांग व्यक्तियों की समझ, स्वीकृति और समावेशन को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम भारत सरकार के किस परियोजना का हिस्सा है? तो यह पर्वतमाला परियोजना का हिस्सा है। विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने विकलांगता आधारित भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को कौन सा अधिकार घोषित किया है? तो यह मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। प्रश्न एक बार फिर से सुनिए कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने विकलांगता आधारित भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को कौन सा अधिकार घोषित किया है? तो मौलिक अधिकार घोषित किया है। विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है एकल महिला स्वरोजगार योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू किया है? तो एकल महिला स्वरोजगार योजना जो है यह उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया। विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने केंद्रीय आवास आवंटन में दिव्यांग सरकारी कर्मचारियों के लिए कितने प्रतिशत का आरक्षण शुरू किया है? तो 4% का आरक्षण शुरू किया गया। विकल्प बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार द्वारा राज्य के पहले वैज्ञानिक कोयला खनन ब्लॉक शरिंगखम ए का उद्घाटन किया गया है? शरिंगखम ए का उद्घाटन मेघालय राज्य सरकार के द्वारा किया गया। विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला और अंतिम प्रश्न है कि वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह केरल बन गया है। विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने का जो मुख्य उद्देश्य है वो वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों और कल्याण की रक्षा करना है तथा उनके जीवन स्तर में सुधार लाना और उन्हें सामाजिक विकास में सक्रिय रूप से शामिल करना इसका मुख्य उद्देश्य है। वहीं पर अगर केरल राज्य के कुछ अन्य उपलब्धियों की बात करें तो केरल राज्य में ही विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन किया गया है। भारत का पहला AIS को लॉन्च करने वाला कौन सा राज्य है? तो केरल है। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला राज्य केरल है। वहीं पे 10वीं कक्षा में रोबोटिक शिक्षा अनिवार्य करने वाला भारत का पहला राज्य केरल है। एक बार इन तथ्यों को फिर से सुन लीजिए। विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन केरल में किया गया है। भारत का पहला AIS को लॉन्च किया है केरल ने। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य बना केरल है और 10वीं कक्षा में रोबोटिक शिक्षा अनिवार्य करने वाला भारत का पहला राज्य केरल ही बना है। तो इस प्रकार का प्रैक्टिस सेट यहाँ पे समाप्त होता है। वीडियो संबंधित अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट करके बताएं। इस सीरीज के दूसरे प्रैक्टिस सेट में कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।